dengue virus or dengue. It is the most common arbovirus found in India. Arbovirus means the vector will be a arthropod. Family is Flaviviridae. It is a enveloped virus and it will have single stranded RNA. Okay, so it has single stranded RNA. It comes from the word dinga. Dinga describes the gait of a person which is suffering from the bone pain of dengue fever. It has four serotypes, that is DEN 1 to DEN 4. DEN 5 was discovered in 2013. Aedes aegypti is the principal vector. Aedes aegypti is the principal vector and it is a nervous feeder. Aedes aegypti is a nervous feeder. नर्वस फीडर का मतलब एक ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए ये मल्टीपल लोगों को बाइट करता है, ठीक है। एक ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए ये मल्टीपल लोगों को बाइट करता है। ये ईज़िली डिस्टर्ब हो जाता है फीडिंग के टाइम, ठीक है। तो अगर इंटरप्ट करता है तो क्विकली फ्लाई करता है और फिर किसी दूसरे इंसान पे अपना ब्लड मील कंटिन्यू करता है। सो एडीज़ इजिप्टी इज़ अ नर्वस फीडर। एक ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए बहुत बार ये बाइट करेगा, बहुत लोगों को बाइट करेगा एंड दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर। एडीज एल्बोपिटिकस, इट इज़ अ लेस एफिशिएंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्कॉर्डेंट और एग्रेसिव फीडर है, मतलब ये अपना ब्लड मील एक बार में ही कंप्लीट कर लेता है, इसलिए एडीज एल्बोपिक्टस इज़ अ लेस एफिशिएंट वेक्टर। एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 8 to 10 डेज़ का, ठीक है। पर अगर एक बार एडीज़ इन्फेक्टेड हो गया तो ये लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्टिव रहता है और जो एडीज़ है वो अपने ऑफस्प्रिंग को ये ट्रांसमिट कर सकता है बाय ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल रिजर्वॉयर होते हैं मैन एंड एडीज़। डेंगू वायरस के प्रिंसिपल रिजर्वॉयर है मैन एंड एडीज़। प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन क्या होता है? तो डेंगू वायरस का 4 सीरोटाइप होता है, तो इनमें से किसी भी एक सीरोटाइप से जब एक इंसान फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होता है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन। प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन occurs when a person is infected with dengue virus for the first time with any one serotype। और फिर कुछ महीनों या कुछ सालों बाद अगर किसी दूसरे सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ तो वो और सीवियर होगा, ठीक है। एंड दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। सो मंथ्स टू ईयर लेटर अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू इलनेस में अपीयर called as secondary dengue infection, which is due to infection with another second serotype, which is different from the first serotype. Now let's see the antibody response against the dengue virus. डेंगू वायरस से इन्फेक्शन के कारण न्यूट्रलाइजिंग और नॉन न्यूट्रलाइजिंग दोनों टाइप के एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ इन्फेक्टिव सीरोटाइप के लिए भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जिस सीरोटाइप के कारण इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए भी प्रोड्यूस होंगे और जो बाकी सीरोटाइप्स हैं उनके लिए भी प्रोड्यूस होते हैं। पर जो इन्फेक्टिव सीरोटाइप्स के लिए जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं ये लाइफ लॉन्ग लास्ट करते हैं, पर जो बाकी सीरोटाइप्स के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, दे विल लास्ट फॉर सम टाइम। इसलिए प्रोटेक्शन टू द इन्फेक्टिव सीरोटाइप विल स्टे लाइफ लॉन्ग, but the cross protection to the other serotype it diminishes over few months। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्टिव सीरोटाइप है उसके लिए भी प्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा बाकी सीरोटाइप्स के लिए भी प्रोड्यूस होगा। जो इन्फेक्टिव सीरोटाइप के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं ये लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं, ठीक है। पर जो अदर सीरोटाइप्स के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज़ जो क्रॉस प्रोटेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कुछ मंथ्स के बाद दे विल डिमिनिश,
ठीक है। फिर जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं, ठीक है, और ये हेट्रोटाइपिक होता है नेचर में। मतलब नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्फेक्टिव सीरोटाइप्स के लिए प्रोड्यूस नहीं होंगे, बट ये बाकी सारे सीरोटाइप्स के लिए प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे एंड दे आर हेट्रोटाइपिक इन नेचर, दैट इज़ दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट other serotypes but not against the infective serotype। ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, ये सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में क्या करता है कि ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये सेकेंड सीरोटाइप से बाइंड कर जाएगा, और ये बाइंड करने के बाद ये प्रोटेक्टिव नहीं होता है नेचर में, ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, बल्कि ये सेकेंड सीरोटाइप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। मतलब ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है दिस इज़ अगेंस्ट द होस्ट। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में जो दूसरा सीरोटाइप के कारण इन्फेक्शन हो रहा है उससे बाइंड कर जाता है और उस सीरोटाइप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये क्या करेगा ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, इट विल इनहिबिट द बाईस्टैंडर बी सेल एक्टिवेशन। तो जो सेकेंड सीरोटाइप है उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, इसीलिए जो सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है। दिस इज़ नोन एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। मतलब नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के कारण जो सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन था वो और सीवियर हो जाता है। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ प्रमोट द रिक्रूटमेंट ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स followed by release of cytokines, which explains the severity of the secondary dengue infection। तो इस नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के कारण जो फेनोमेना होता है दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट एंड दिस एक्सप्लेन द सीवियरिटी ऑफ सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। ये जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट सबसे ज़्यादा कब होता है, व्हेन जब प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन सीरोटाइप 1 से हो और सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन सीरोटाइप 2 से हो। तो अमॉन्ग ऑल द सीरोटाइप कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी डिपेंडेंट enhancement is remarkably observed when serotype 1 infection is followed by serotype 2, and this claims to be the most severe form of dengue। most severe form of dengue क्या है, जब प्राइमरी इन्फेक्शन सीरोटाइप 1 से हो और सेकेंडरी इन्फेक्शन सीरोटाइप 2 से हो। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगू, द ट्रेडिशनल WHO क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें डेंगू को 3 क्लिनिकल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला डेंगू फीवर, देन डेंगू हीमोरेजिक फीवर एंड द थर्ड क्लिनिकल स्टेजेस डेंगू शॉक सिंड्रोम। So dengue fever, it is characterized by abrupt onset of high fever, and this fever is also called biphasic fever या breakbone fever या saddleback fever। तो डेंगू फीवर में जो abrupt onset high fever है इनको हम biphasic fever या breakbone fever या saddleback fever बोलते हैं। biphasic fever, breakbone fever या सैडल बैक फीवर दिस इज सीन इन डेंगू फीवर। बाकी मैक्यूलोपैपुलर रैशेस मिलते हैं ओवर द चेस्ट एंड अपर लिम्स। देयर इज सीवियर फ्रंटल हेडेक विथ मसल एंड जॉइंट पेन्स, लिम्फ एडिनोपैथी, रेट्रोऑर्बिटल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट विथ नोजिया एंड वोमिटिंग। तो डेंगू फीवर में क्या क्या होता है, abrupt onset of high fever which is also known as biphasic fever या breakbone fever या saddleback fever। और डेंगू फीवर में मैक्यूलोपैपुलर रैशेस भी मिलते हैं। ये मैक्यूलोपैपुलर रैश चेस्ट पे होंगे, अपर लिम्स पे होंगे, लिम्फ एडिनोपैथी होता है, सीवियर फ्रंटल हेडेक होता है, मसल और जॉइंट पेन होगा, रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर सेकेंड स्टेज है डेंगू
हीमरहेजिक फीवर। हीमरहेजिक है मतलब हीमरेज से रिलेटेड होगा, ब्लीडिंग से रिलेटेड होगा। तो डेंगू हीमरहेजिक फीवर में हाई ग्रेड कंटिन्यूअस फीवर होता है, ठीक है, हाई ग्रेड कंटिन्यूअस फीवर विथ हेपाटोमेगली, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो प्लेटलेट काउंट होता है वो डेंगू में 1,00,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाता है। देन देयर इज रेज्ड हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम by 20% and evidence of hemorrhages which can be detected by positive tourniquet test, that is more than 20 pedicle spots per square inch in cubital fossa and spontaneous bleeding for skin, nose, mouth and gums। तो डेंगू हीमरहेजिक फीवर में हीमरेजेस के एविडेंस होंगे जिनको हम पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ मोर देन 20 पेटिकल स्पॉट्स पर स्क्वायर इंच एरिया इन द क्यूबाइटल फोसा। और स्किन, नोज, माउथ, गम से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता है। इसके साथ जो फीवर होगा दैट विल बी हाई ग्रेड कंटिन्यूअस इन नेचर विथ हेपाटोमेगली, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड रेज्ड हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट का लेवल इंक्रीज हो जाता है बाई 20%, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है लेस देन 1,00,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन दिस डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में ऑल द अबव क्राइटेरिया ऑफ डेंगू हेमरहेजिक फीवर आर प्रेजेंट एंड इन एडिशन मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक आर प्रेजेंट, ठीक है। तो डेंगू हेमरहेजिक फीवर में जितने सिम्टम्स थे इनके साथ साथ शॉक के भी मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में रैपिड एंड वीक पल्स हो जाता है, देन नैरो पल्स प्रेशर दैट इज़ लेस देन 20 mmHg विथ हाइपोटेंशन and presence of cold and clammy skin with restlessness, ठीक है। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में DHF के सारे फीचर्स मिलते हैं, दैट इज़ हाई ग्रेड कंटिन्यूअस फीवर, हेपाटोमेगली, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेज्ड हेमाटोक्रिट by 20% and evidences of hemorrhages, spontaneous bleeding from skin, nose, mouth and gums। इसके साथ साथ शॉक का मैनिफेस्टेशन होगा जैसे कि रैपिड एंड वीक पल्स, नैरो पल्स प्रेशर लेस देन 20 mmHg और हाइपोटेंशन। फिर जो स्किन है दैट विल बी कोल्ड एंड क्लेमी विथ रेस्टलेसनेस, ठीक है। DHF के अलावा शॉक के मैनिफेस्टेशन होंगे, जो पल्स होगा इट विल बी रैपिड एंड वीक, पल्स प्रेशर विल बी नैरो, हाइपोटेंशन होगा, स्किन विल बी कोल्ड एंड क्लैमी विथ रेस्टलेसनेस।